यहाँ है क्या जो वही दो प्रॉपर्टी आपको पढ़ा दी है। एक तो आपको पढ़ा दिया है मैंने कल वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट के बारे में, और दूसरा मैंने आपको पढ़ाया है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। ठीक है, ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको पढ़ाएंगे। कॉम्प्लेक्स कलर फॉर्मेशन के बारे में आपको डिस्कस करेंगे फिलहाल अभी। देखिए कॉम्प्लेक्स में जितने भी डेवलप एलिमेंट्स आप पढ़ रहे हैं, स्पेशली 3D सीरीज के, ये हम लोग के पास है स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, वेनेडियम है, क्रोमियम हम लोग के पास है, मैग्नीज है, Fe है, कोबाल्ट है, निकेल है, Cu और जेड है। इनमें से जितने भी एलिमेंट्स हम लोग पढ़ रहे हैं, उन सभी एलिमेंट्स में से मोस्टली एलिमेंट्स कॉम्प्लेक्स आयन का फॉर्मेशन करते हैं, कॉम्प्लेक्स कलर आयन का। क्वेश्चन मार्क यहां पर है कि कौन कौन से एलिमेंट्स कलर आयन का फॉर्मेशन करेंगे, कौन से नहीं करने वाले हैं। तो देखिए कंसेप्ट हम लोग पढ़ के आए हैं कॉम्प्लेक्स थ्योरी में। CFT के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, बताया था ना। तो यहां पर हम लोग आपको बताएंगे कि CFT का कंसेप्ट क्या था, और हम लोग ये सभी पता कर पाएंगे कि जो कॉम्प्लेक्स आप लोग पढ़ रहे हैं, तो कॉम्प्लेक्स कलर फॉर्मेशन को शो क्यों करते हैं। पहले तो सिंपल थॉट आया था, और सिंपल थॉट में हम लोगों ने क्या स्टडी किया। सिंपल थॉट में हम लोगों ने स्टडी किया जैसे हमारे पास एक सबस्टेंस है, अगर कोई रेडिएशन इस सबस्टेंस के ऊपर आता है और ये सबस्टेंस 100% रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो ऐसी कंडीशन में ये आपको ब्लैक दिखाई देगा। दूसरा कंसेप्ट ये था कलर के लिए कि किसी भी सबस्टेंस के ऊपर कोई रेडिएशन आता है, और जैसे सबस्टेंस पर रेडिएशन आता है, और रेडिएशन क्या करता है 100% इसे जो है इमिट कर देता है, तो ऐसी कंडीशन में आपका जो कॉम्प्लेक्स है या कंपाउंड है वो आपको व्हाइट दिखाई देगा। किसी भी सबस्टेंस के ऊपर रेडिएशन को डाला जाए, और जैसे सबस्टेंस के ऊपर रेडिएशन आती है ना, तो ये रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी को चेंज कर देती है, वेवलेंथ को चेंज कर देती है। और फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ चेंज कब होगी, किसी भी सबस्टेंस की फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ तब चेंज होगी जब उसके ऊपर आने वाला रेडिएशन सबस्टेंस के द्वारा कुछ पार्ट से एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। 100% ना तो इमिट किया जाए, ना 100% एब्जॉर्ब किया जाए। रेडिएशन का कुछ पार्ट हम लोग क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करेंगे, जिससे क्या होगा, इंसिडेंट लाइट की जो वेवलेंथ है और जो फ्रीक्वेंसी है वो इमिट होने के बाद बेटे 100% कन्वर्ट होगी। और जब कभी रेडिएशन को किसी सबस्टेंस पर डाला जाता है और वो सबस्टेंस रेडिएशन की वेवलेंथ या फिर फ्रीक्वेंसी को कन्वर्ट करने की टेंडेंसी रखता है, तो ऐसी कंडीशन में वो कन्फर्मली क्या होगा, कलर्ड होगा। देखिए ये क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन यहां पर यह था भाई कि जो ये वेवलेंथ कन्वर्ट हो रहा है, फ्रीक्वेंसी कन्वर्ट हो रहा है, तो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी कन्वर्ट कैसे हो रहे हैं भाई। तो हमें जनरली ऑब्जर्वेशन कर लिया, सबने बता दिया कि भाई लाइट आएगी
और आपने आपसे 100% एब्जॉर्ब किया तो आप ब्लैक हो जाएंगे। अगर लाइट को 100% आपने इमिट कर दिया तो आप व्हाइट हो जाएंगे। अगर लाइट के कुछ पार्ट्स को आपने एब्जॉर्ब कर लिया, कुछ को इमिट कर दिया तो आप कलर्ड हो जाएंगे। लेकिन सवाल यह था कुछ पार्ट को हम लोग एब्जॉर्ब कब करेंगे और कब नहीं करेंगे। अगर हम करेंगे तो एब्जॉर्ब करने के बाद उस सब्सटेंस की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पर उसका इंपैक्ट क्या आने वाला है, ये हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे। और इसको डिस्कस करने के लिए मैं आपको स्टडी कराऊंगा CFT के बारे में। मैं आपको बताऊंगा जो कॉम्प्लेक्स हम लोग स्टडी कर रहे हैं वो कॉम्प्लेक्स कलरफुल क्यों है। जो कॉम्प्लेक्स हम लोग स्टडी कर रहे हैं वो कलरफुल क्यों है। तो देखिए CFT का बहुत सारा पार्ट हम लोग पढ़ के आए लास्ट टाइम। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी हम लोग इसे बोलते हैं। देखो भाई हमारे पास एक K4 है, FeCl6 है, ये हमारे पास K2 है, HgI4 है। सबसे पहले हम बताना कि ये वाला जो पार्ट है कॉम्प्लेक्स के अंदर, इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, लिगेंड बोलते हैं। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स में लिगेंड की फंक्शन क्या है, किसी भी कॉम्प्लेक्स में लिगेंड की फंक्शन ये होती है, हम लोग पढ़ के आए लास्ट चैप्टर में कि भाई जो हमारा लिगेंड्स होता है वो मेटल आयन के लिए क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांसफर करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांसफर करता है। लिगेंड से मेटल आयन को इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांसफर करता है। तो मैंने आपको बताया था कि जो लिगेंड्स होते हैं वो मेटल के डी ऑर्बिटल्स को अप्रोच भी करते हैं। जो लिगेंड्स होते हैं वो मेटल के डी ऑर्बिटल्स को अप्रोच भी करते हैं। अप्रोच का मीन्स मैंने आपको समझाया था, क्या बताया, देखो CFT में बोला गया था जैसे हमारे पास मेटल आयन है, कोई पॉजिटिव मेटल आयन हम लोग के पास है, तो देखो भाई हमारे पास लिगेंड्स है। लिगेंड्स की जो नेगेटिव पार्ट होती है वो मेटल के पॉजिटिव पार्ट के साथ ऑलवेज अट्रैक्शन शो करती है, ऑलवेज अट्रैक्शन शो करती है। अगर अट्रैक्शन शो होगा तो क्या होगा, एनर्जी घट जाएगी। ये बताया गया था CFT में आपको। कभी कभी क्या होता है, मेटल के जो डी ऑर्बिटल्स है ना, इस टाइप से हम लोगों ने उसको स्टडी किया बेटे। देखो ऐसे हम लोगों ने उसको स्टडी किया है, इस टाइप से हम लोगों ने। एक तो हमने स्टडी किया था dx इस टाइप से, एक dyz हम लोग स्टडी किया इस टाइप से, एक बेटे dzx हम लोग स्टडी किया इस टाइप से, एक बेटे हम लोगों ने इस टाइप से स्टडी किया है dx² - y², और एक हम लोगों ने इस टाइप से स्टडी किया है dz²। ये जो पार्ट है ना, इस वाले पार्ट को हम लोग लोब कहते हैं। और देखो भाई इलेक्ट्रॉन इसी के अंदर होता है। कभी कभी क्या होता है, मेटल आयंस के जो ऑर्बिटल्स होते हैं, उन ऑर्बिटल्स के जो लोब होते हैं वो आपके लिगेंड्स और जो मेटल आयन है इसके मिड में आ जाते हैं। और जैसे ये लोब इस मेटल आयन और लिगेंड्स के मिड में आते हैं तो उसका जो इलेक्ट्रॉन्स है ना बेटे, वो इलेक्ट्रॉन्स इस लिगेंड्स के साथ अट्रैक्शन की जगह रिपल्सन कर जाता है। पढ़ाया था मैंने आपको। और जैसे ही रिपल्सन करेगा तो रिपल्सन में क्या होता है, रिपल्सन जो है वो एनर्जी को हाई करने का प्रोसेस है। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, किसी भी कॉम्प्लेक्स में जो ऑर्बिटल लोब एक्सिस के साइड अप हो जाते हैं, जैसे क्या है आपका मेटल है और ये लिगेंड्स है, अगर ऐसे साइड अप हो गए तो फिर इसमें रिपल्सन पॉसिबिलिटी नहीं होगी भाई, और होगी तो बहुत कम होगी। अगर इसके फेस में पड़ गए प्लस माइनस और माइनस तो यहां पर रिपल्सन होगा। तो भाई देखो अप्रोच में दो कंडीशंस हैं। अप्रोच में पहली कंडीशन क्या है, अप्रोच में पहली कंडीशन ये होती है कि जो हमारा मेटल होता है उसके जो ऑर्बिटल्स हैं dyz
dx बाई dz x dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dz स्क्वायर, इनके लोग अगर लिगेंड के सामने नहीं आए तो इनकी एनर्जी कम हो जाएगी, और अगर इनके लोग लिगेंड्स के सामने आ गए तो इनकी एनर्जी बढ़ जाएगी। अगर हम लोग सिंपल कंपाउंड्स की बात करते हैं, इस बात के लिए आपको देखो बताता हूं मैं, हम आपको पढ़ा के लाए थे लास्ट टाइम भी। जैसे हमारे पास है K4 FeCl6 है, भाई हम लोगों ने पढ़ा इसमें कैसा हाइब्रिडेशन है, इसमें हाइब्रिडेशन होता है D2sp3 और इसकी जो शेप होती थी वो ऑक्टाहेड्रल या ऑक्टाहेड्रल होती थी, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स था ये। अगर हम उसकी शेप को ड्रॉ करेंगे तो बेटे ऐसे कर सकते हैं, इस टाइप से कर सकते हैं बेटे, लिगेंड्स 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 और लिगेंड्स। देखिए ये वाले जो ऑर्बिटल्स आपके पास है, ये वाला ऑर्बिटल और ये वाला ऑर्बिटल, ये है dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये वाला dz स्क्वायर बाई। इनकी जो लोब है वो एक्सिस के ठीक ऊपर है, और जब इनकी लोब एक्सिस के ऊपर है तो इनका जो इलेक्ट्रॉन्स है वो भाई इस लिगेंड के साथ रिपल्सन करेगा नहीं करेगा? करेगा। अगर रिपल्सन करेगा तो क्या होगा, इन दोनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लेकिन जो dx बाई हमारे पास है, dy z हमारे पास है, dz x हमारे पास है, बेटे उसमें क्या होगा, उसमें जो लोब्स हैं वो साइड अप हैं, ऐसे हैं, तो इनमें क्या होगा, इनकी जो एनर्जी है वो इनके कंपेयर क्या होगी, कम होगी। तो हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास जो डी ऑर्बिटल्स था उस डी ऑर्बिटल्स में दो पार्ट हो गए। कौन कौन से दो पार्ट हो गए देखो भाई, तो हमारे पास था dx बाई, दूसरा है dy z, तीसरा है dz x, चौथा हमारे पास है भाई dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर। इन तीनों को ज्यादा अप्रोच नहीं कर रहा है। अगर इनकी अप्रोच ज्यादा नहीं हो रही है तो बेटा इनकी एनर्जी लो होगी। इन दोनों को लिगेंड से अप्रोच कर रहा है, अगर इन दोनों को अप्रोच करेगा तो इनकी एनर्जी क्या होगी, हाई होगी। और क्या होगा, अगर एटॉमिक ऑर्बिटल के मिड्स एनर्जी फ्लक्चुएशन आ गई तो उनकी जो डिजेनरेट करैक्टर होती है वो फ्रेश हो जाएगी, और क्या होगा, ये अब दो पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। हाई एनर्जी वाले एक साथ ट्रांसफर हो जाएंगे, लो एनर्जी वाले एक साथ ट्रांसफर हो जाएंगे। और जब हाई एनर्जी वाले ऑर्बिटल लो एनर्जी वाले ऑर्बिटल से क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं, तो साइंस में इस फिनोमेना को बोलते हैं ऑर्बिटल स्प्लिटिंग प्रोसेस। ऑर्बिटल स्प्लिटिंग प्रोसेस। तो हम लोग कैसे कर सकते हैं ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड्स में, बताता हूं आपके लिए। देखो भाई 1 2 3 4 5, ये हमारे पास है dx बाई dy z dz x dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर। अभी हम लोग क्या किए इसमें, अभी हम लोग लिगेंड से अप्रोच किए हैं। जैसे लिगेंड से अप्रोच करेंगे दो पार्ट हो जाएंगे इसमें स्प्लिटिंग होने के बाद। देखो भाई एक तो हो जाएगा 1 2 ऊपर चला जाएगा 1 2 3, ये हो जाएगा देखो भाई dx बाई dy z dz x, और ये हो जाएगा dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dz स्क्वायर। अभी क्या है, इसको हम लोग शो करते हैं ईजी से, या कैपिटल ई लिखते थे हाई एनर्जी वालों को, लो एनर्जी वालों को लिखते थे हम लोग P2Z या कैपिटल टी।
और बेटा इनके बीच में जो एनर्जी गैप आता था उसे शो करते थे डेल्टा से। अगर हमारा कंपाउंड ऑक्टाहेड्रल है O बना देंगे, स्क्वायरपेंटाहेड्रल है तो S बना देंगे, टेट्राहेड्रल है तो T बना देंगे हम लोग। और हम लोग क्या बोलते थे इसे बोलते थे क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी। और हमने भी कहा था अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रॉन है तो जब भी स्प्लिटिंग होती है तो स्प्लिटिंग के बाद जो इलेक्ट्रॉन्स होती है वो सदैव लोअर एनर्जी लेवल में ट्रांसफर होती है भाई, लोअर एनर्जी लेवल में ट्रांसफर होती है। अब लोअर एनर्जी लेवल में कैसे ट्रांसफर हुई है? इलेक्ट्रॉन का जितना फिलिंग रूल हम लोग पढ़ के आए हैं, भाई हुड्स रूल हम लोगों ने पढ़ा है, अफवाह हम लोगों ने पढ़ा, उनमें क्या बताया गया? सारे रूल्स को हमें यही पढ़ाया गया कि इलेक्ट्रॉन ऑलवेज किधर जाता है? लो एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स में जाता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो किसमें आएगी? लो एनर्जी वाले में ट्रांसफर होने की टेंडेंसी होगी। अभी क्या होगा? ये कहा गया CFT में कि भाई जो रेडिएशन आप डालेंगे इस रेडिएशन के लिए ये हमारा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। जैसे हमारा इलेक्ट्रॉन एनर्जी को गेन करेगा तो यहां से ट्रांसफर होगा लोअर लेवल से फिर अपर लेवल में। अगर ये एनर्जी को गेन कर रहा है तो जो बाकी एनर्जी बची हुई है उस बाकी एनर्जी में वेवलेंथ भी कन्वर्ट होगी और फ्रीक्वेंसी भी कन्वर्ट होगी। तो ये बात हम लोग को समझ में आ जानी चाहिए कि किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी तभी कन्वर्ट होती है जब उसका इलेक्ट्रॉन लोअर डी ऑर्बिटल से अपर डी ऑर्बिटल में ट्रांसफर होता है। और जब किसी कॉम्प्लेक्स के अंदर हमारा इलेक्ट्रॉन अपर लोअर डी ऑर्बिटल से अपर डी ऑर्बिटल में ट्रांसफर होता है तो इसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। और किसमें हो रहा है? लोअर डी से अपर में हो रहा है तो इसे बोलते हैं डी डी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। जिन कॉम्प्लेक्स में एनर्जी गेन करने के बाद, रेडिएशन गेन करने के बाद अपने लोअर एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स को अपर एनर्जी के ऑर्बिटल्स में भेजने की टेंडेंसी होती है, उनमें 100% फ्रीक्वेंसी भी कन्वर्ट होगी, उनमें 100% वेवलेंथ भी कन्वर्ट होगी। और जब तक ये ट्रांजिशन चलता रहेगा तब तक ये कॉम्प्लेक्स आपको कलरफुली दिखाई देगा। तो क्या होगा? किसी भी कॉम्प्लेक्स के कलरफुल होने की रीजन क्या है? डीडी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। CFT के अकॉर्डिंग जब तक कॉम्प्लेक्स में डीडी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन नहीं होगा, तब तक कॉम्प्लेक्स कलरफुल नहीं होगा। कब नहीं होगा ट्रांजिशन? ये क्वेश्चन देखिए। अब आप देखो भाई, अगर ऐसा हो जाता है कि आपके पास डी के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाते हैं ऐसे, अगर आपके सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाते हैं तो फिर ऐसी कंडीशन जनरेट हो जाएगी इसके अंदर इस टाइप से, तो आप लोग यहां पर ट्रांजिशन नहीं कर पाएंगे। अब इसका भी से हो गया, अगर कोई भी एलिमेंट D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को शो करता है तो उस एलिमेंट्स में ट्रांजिशन की कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी। भाई सेकेंडरी पोजीशन क्या है? देखो इसके, अगर हम लोग सेकेंडरी पोजीशन की बात करते हैं तो सेकेंडरी पोजीशन में आप बता सकते हैं सर के लिए, अगर हमारे पास डी में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, डी 0 है, तो डी में अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है तो ऐसी कंडीशन में हमारा कोई इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करेगा और कहां ट्रांजिशन कर पाएंगे हम लोग? तो दो कंडीशन में ट्रांजिशन नहीं होगा। एक तो D10 में ट्रांजिशन नहीं होगा, एक D0 में ट्रांजिशन नहीं होगा। एक तो D10 में ट्रांजिशन नहीं होगा और D0 में ट्रांजिशन नहीं होगा। D10 और D0 में ट्रांजिशन नहीं होगा तो बाकी में तो ट्रांजिशन होगा। अब बाकी में ट्रांजिशन क्यों होगा? भाई बाकी में ट्रांजिशन इसलिए होगा कि उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो हम लोग सर से क्या बोल सकते हैं? हम सर से बोल सकते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स में कलर फॉर्मेशन की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो उसमें प्रेजेंट डी ऑर्बिटल के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर होती है। अगर आपके पास डी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो आपका कॉम्प्लेक्स कलरफुल होगा। अगर आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो फिर आपका कॉम्प्लेक्स कलरफुल नहीं होगा। अब क्वेश्चन कैसे आएगा एग्जाम में? आपको कुछ आयन देंगे सर और आपसे पूछेंगे इनमें से कौन से आयन तो कलरफुल हैं और कौन से आयन कलरलेस हैं और क्यों ऐसा हो रहा है। तो सिर्फ आपको चेक करना है उसके अंदर कि कहीं D0 D10 तो नहीं आ रहा है। जिनमें D0 D10 आ जाएगा उनके आंसर में आप कर देंगे
इन आयंस में ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है, इसलिए कलरफुल नहीं है। और जिनमें आपका D0 D10 नहीं आएगा उनमें ट्रांजिशन पॉसिबल होगा। अब चेक कर लेते हैं, देखो अब जैसे हमारे पास एग्जाम में आता है जेड वेरिएबल भी नहीं था, वेरिएबल नहीं था, प्लस 2 ऑक्सीजन स्टेट आया था कल इसका। सर ने बोला कि बताइए कैसा कलरफुल है कलरलेस है। तो पहले हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, उसके बाद पता पड़ेगा हमें। बाई 1s2 करेंगे डॉट डॉट 4s2 और 3d10 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने पड़ेंगे इससे। और आपको बता दिया गया कि 4s से इलेक्ट्रॉन देने हैं, 3d से पहले नहीं देने हैं। ये बात पहले ही बताई थी आपको। अगर ऐसा करते हैं बेटे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4s 0 और 3d 10। अगर डी में इलेक्ट्रॉन फिलिंग कर देंगे, देखो भाई ऐसा हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कोई भी ट्रांजिशन पॉसिबिलिटी इसमें नहीं होगी क्योंकि ये D10 हो गया। और ट्रांजिशन नहीं हो तो कैसा हो जाएगा, कलरलेस। कैसा हो जाएगा, अब सर ने आपको बोला कि भाई Mn डबल पॉजिटिव आपके पास है, Mn डबल पॉजिटिव आपके पास है। तो Mn डबल पॉजिटिव में अगर आप ट्रांजिशन करेंगे तो 1s2 होना पड़ेगा आपको ये इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन में। और 1s2 के बाद हम लोग हो जाएंगे बेटे 4s0 4s2 और 3d5। देखो भाई 2 इलेक्ट्रॉन आपको निकालने पड़ेंगे यहां से। 2 इलेक्ट्रॉन अगर हम लोग यहां से निकालते हैं तो बेटे हो जाएगा 4s0 और 3d5। इलेक्ट्रॉन की फिलिंग अगर आप चेक करेंगे 1 2 3 5 1 2 3 4 5 आपको बताना है 5 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है इसके अंदर। तो इसमें क्या है, इसमें ट्रांजिशन पॉसिबिलिटी होगी। और ट्रांजिशन पॉसिबिलिटी होगी तो कैसा होगा, कलरफुल होगा। तो Mn के जितने भी कंपाउंड्स आप लोग पढ़ेंगे वो सारे कैसे होंगे, कलरफुल होंगे। अभी मैं कहानी देता हूं आपके लिए। जैसे मैंने आपको बोला कि भाई इसके अंदर ट्रिपल पॉजिटिव है, अगर हम लोग इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे बेटे तो हो जाएगा 1s2 डॉट डॉट 4s2 और 3d1 भाई 3 पॉजिटिव चार्ज है, सारे इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। क्या हो जाएगा 4s0 और 3d0। इसका मीन्स ये है कि आपके पास ट्रांजिशन के लिए इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है, ये भी कलरलेस होगा। ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन सर ने पूछा, क्यूप्रिक, ये तो हो गया क्यूप्रिक और ये हो गया बेटे क्यूप्रस। इनमें कौन सा है कलरफुल होगा, कौन सा कलरलेस होगा। बहुत बार आपके सीबीएसई एग्जाम में क्वेश्चन आया है। तो Cu पॉजिटिव और Cu डबल पॉजिटिव हम लोगों के पास है, इसे हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है। तो देखो भाई Cu पॉजिटिव वाला जो है ना 29 तो होता ही 1s2 से हो जाएगा। 1s2 से बेटा अगर हम लोग उसे ड्रॉ करेंगे तो 4s2 हो जाएगा, लेकिन 4s1 कर लेते हैं इसे हम लोग और 3d कलरलेस होगा। ये तो भाई देखो एक पॉजिटिव चार्ज भी तो है, 4s0 हो जाएगा और 3d सारे इलेक्ट्रॉन कैसे आएंगे, इसमें पेयर आएंगे। और जब सारे इलेक्ट्रॉन पेयर आएंगे तो कैसा होगा, कलरलेस। डबल पॉजिटिव वाले में क्या हो जाएगा, देखो अगर हम लोग Cu डबल पॉजिटिव की बात करेंगे बेटे 1s2 हो जाएगा, इसमें डॉट करेंगे तो 4s2 हो जाएगा, 4s1 हो जाएगा और 3d10 हो जाएगा बेटे। देखिए इसे लिखेंगे 4s0 और 3d9। इसमें तो अनपेड आ रहा है भाई, इसमें अगर अनपेड आएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अनपेड अगर आगे तो कैसा होगा, कलरफुल होगा। ये बात आपको निकाल के नहीं बताएंगे सर के लिए। प्रैक्टिकल जब हम लोगों का होता है तो सर सडनली पूछ लेते हैं हम लोगों से, कॉपर सल्फेट में Cu डबल पॉजिटिव कैसा होगा। तो 2 तरह कॉपर सल्फेट आता है, कॉपर सल्फेट 2 तरह का आता है लैब में। एक तो कॉपर सल्फेट होता है एनहाइड्रस CuSO4
एनहाइड्रस और एक आता है CuSO4 हाइड्रस। ये बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके सीबीएसई एग्जाम में कुछ 5-7 बार रिपीट हुआ है। CuSO4 जो होता है वो कलरलेस होता है। CuSO4 जो होता है वो कलरलेस होता है, लेकिन जब ये CuSO4 और 5H2O हो जाता है, ऐसे समझिएगा आप लोग उस बात को बेटे। सर ने आपसे बोला कि कॉपर सल्फेट है, चैलेंजिंग क्वेश्चन है। सर ने आपको बोला कॉपर सल्फेट है, आपने बताया सर ये कॉपर सल्फेट है और ये एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट है। एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट है, और जो एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट होती है वो ऑलवेज क्या होती है? एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट ऑलवेज जो होती है वो कलरलेस होती है। लेकिन सर ने क्वेश्चन तुरंत ही आपसे पूछा कि भाई एक कॉपर सल्फेट नीला भी तो होता है, ब्लू, आपने जो देखा है लैब के अंदर, उसमें क्या होता है बेटे? CuSO4 इंटू 5H2O होता है, और ये वाला जो कॉपर सल्फेट है वो हाइड्रेट कॉपर सल्फेट है। हाइड्रेट कॉपर सल्फेट है। सबने कहा ये वाला ब्लू होता है भाई, और ये वाला कैसा है? कलरलेस है। तो दोनों में डिफरेंस क्या आ रहा है? आप में से कोई इस क्वेश्चन का आंसर दे मुझे। हाइड्रेट कॉपर सल्फेट ब्लू क्यों है? नहीं बेटे, हाइड्रेट कॉपर सल्फेट क्यों ब्लू है? बताइए कोई आप में से। भाई जो CFT पढ़ा था किसके लिए पढ़ा था हम लोगों ने? CFT पढ़ा था कॉम्प्लेक्स के लिए। CFT पढ़ा था हमने कॉम्प्लेक्स के लिए। तो देखो भाई कॉपर सल्फेट तो कॉम्प्लेक्स नहीं है, लेकिन वाटर क्या होता है? वाटर जो होता है वो लिगेंड है। क्या है? जैसे इस लिगेंड को एब्जॉर्ब करेगा ना, तो इससे जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो ट्रांसफर हो जाएंगे इसमें, और ये क्या हो जाएगा? ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स, जिसमें क्या होगा? जिसमें कॉपर डबल पॉजिटिव होगा, जिसमें कॉपर डबल पॉजिटिव होगा, और ऐसी कंडीशन में इसके अंदर ट्रांजिशन पॉसिबल हो जाएगा। और ट्रांजिशन पॉसिबल अगर हो गया, ट्रांजिशन पॉसिबल हो गया तो फिर क्या होगा? कलरफुल भी हो जाएगा। कैसे पढ़ेंगे इसे मालूम है? कॉम्प्लेक्स में से पढ़ेंगे आप लोग CuH2O का होल 5SO4, ये है सही फॉर्मूला। CuH2O का होल 5SO4। ये वाला ब्लू क्यों है? क्योंकि अब क्या आ गया इसके अंदर? लिगेंड आ गया। लिगेंड क्या करेगा? अप्रोच करेगा। अप्रोच करेगा तो स्प्लिटिंग होगी। लेकिन पहले वाले कॉपर सल्फेट में क्या है? पहले वाले कॉपर सल्फेट में स्प्लिटिंग की कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं, और नहीं है तो क्या होगा? फिर ट्रांजिशन नहीं होने वाला है। ट्रांजिशन नहीं होने वाला है। कभी कभी सर हमसे पूछ रहे थे, जो कोई बड़ा इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसलिए भी है, सर ने पूछा वाटर ड्रॉप हमारे पास है, आप प्रैक्टिकली इसे कैसे प्रूव करेंगे कि वाटर ड्रॉप है? ये हमारे पास वाटर ड्रॉप है, आपको पता था कि वाटर है। सर ने पूछा आपसे कि आप इसे प्रैक्टिकली कैसे प्रूव करेंगे भाई कि वाटर ड्रॉप है? तो आपको बताना है सर, एकदम सिंपल बात है भाई। हम लोग इसमें क्या करते हैं? एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट लाते हैं, अरे वाटर है तो तुरंत ही कॉपर सल्फेट कैसा हो जाएगा? नीला हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? अगर हमारा एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट ब्लू हो गया तो पक्का ही वाटर ड्रॉप है। तो क्या बन जाएगा इससे? फिर कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, और कॉम्प्लेक्स में क्या हो जाएगा? ट्रांजिशन हो जाएगा, जिससे कैसा हो जाएगा? ये ब्लू हो जाएगा। कंफर्म है मेरी बात आपको? बताओ कौन बताओ। तो क्या दिए जाएंगे आपको? एक तो ये वाला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना आप लोग। बहुत बार सबसे ज्यादा सीबीएसई एग्जाम में यही क्वेश्चन आया भाई, ठीक है। और बाकी आयंस जो होते हैं उनके बारे में आप लोग ध्यान से पढ़ें, और जल्दबाजी नहीं करेंगे। जैसे Cu पॉजिटिव, Cu डबल पॉजिटिव, तो इनमें बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। कुछ बच्चे क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते नहीं है, कॉन्फ़िगरेशन करके देखें एक बार रफली, तभी टिक करें उसमें, ठीक है ना? ठीक है।
इसको बंद करना है।